बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का 7वां चैप्टर जो कि पेज नंबर 91 पर मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से पहले ज़रूरी है कि हम चंद बुनियादी बातें हैं वो सीखें ताकि कंसेप्ट डेवलप करने में आसानी हो। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात यह है कि हम समझें मैटर को, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं तमाम के तमाम जो एक वजूद रखता हो और मास रखता हो और उसके अलावा जगह गिरती हो, वो तमाम चीज़ें क्या है, वो मैटर से बने हुए हैं। यानी एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम मैटर। अच्छा, यहाँ तक कि हमारी अपनी बॉडी भी मैटर से बनी हुई है। अच्छा, तो जो भी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं तो वो इंटरनली क्या है, वो इंटरनली छोटे छोटे ज़र्रात यानी एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स में क्या है, एटम्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। सेंट्रल पार्ट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, और आउटर जो पार्ट्स हैं वो आउटर पार्ट में पाथ्स होते हैं यानी रास्ते होते हैं, और उन रास्तों को नाम दिया जाता है शेल्स का। ये एटम जो है ये भी 3 बुनियादी ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है हर एक एटम। न्यूक्लियस के अंदर 2 किस्म के पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये मौजूद होते हैं, जबकि इन पार्ट्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द छोटे ज़र्रात हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है, और वो इर्द गिर्द न्यूक्लियस से इर्द गिर्द हरकत करते हैं। अच्छा, हम ड्रा करते हैं कि हमारे पास ये एक एटम है, ये एटम का दरमियानी हिस्सा यानी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इर्द गिर्द जो रास्ते हैं इन रास्तों को नाम दिया जाता है शेल्स का। शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या है कि ये प्रोटॉन जो है इन प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं यानी इन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। आम हालात में क्या होता है कि आम हालात में ये प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों आम हालात में इक्वल होते हैं। यानी आम हालात में एक एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, आम हालात में एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होती, इसलिए कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं और एक दूसरे का असर ज़ाहिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो 2 इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक दूसरे का असर ख़त्म करते हैं। ओवरऑल एटम पर कोई चार्ज ऐसी नहीं कि उसकी ताकत ज़्यादा है, यानी एक दूसरे का असर ये ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो गया कि एक एटम से मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इनसे निकल गया तो प्रोटॉन तो अपनी जगह पर मौजूद है, और एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस एटम के अंदर क्या होगा, इस एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, प्रोटॉन का असर ज़्यादा है इस एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन का असर कम है। जब प्रोटॉन का असर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स ऐसा हो गया कि एक एटम के अंदर
क्या हो गया कि मिसाल के तौर पर 2 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक दूसरे का असर ये ख़त्म करते हैं कि उनके ये इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन अपनी जगह पर, इलेक्ट्रॉन 2 की जगह 3 हो गए। तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन का असर ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल एटम भी नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। अच्छा, अब एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एटम है, ये यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन, इर्द गिर्द जो है शेल्स है और शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में मौजूद होते हैं ये भी 2 खासियत वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के करीब वाले, नज़दीक वाले शेल्स में पाए जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये मज़बूती से इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ मुंसलिक होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जो मुखालिफ चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे। जबकि क्या होता है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है या 2 नेगेटिव चार्ज है यानी एक जैसे चार्जेस हो, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और ये एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नज़दीक, न्यूक्लियस के नज़दीक वाले शेल्स में मौजूद हो, तो वो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये इनका यहाँ से निकलना मुश्किल है इन इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ मज़बूत बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये तो दूर वाले शेल में है, तो इनका न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड जो है वो मज़बूत नहीं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम और दूसरे एटम से तीसरे एटम, अपने मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हरकत करेगा, फ्री मोमेंट करेगा, फ्री हरकत करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है कॉपर का एक तार, इसके अंदर ये एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम से बना है मिसाल के तौर पर, और ये इनमें वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसमें और ये इसमें। ये वो इलेक्ट्रॉन, मैं उन इलेक्ट्रॉन की निशानदेही करता हूँ जो इस तरह से है, यानी फ्री है, इनके साथ ये मज़बूत नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर आज़ादाना किसी भी डायरेक्शन में हरकत करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या होता है, जब यहाँ पर हम हीट देते हैं, मिसाल के तौर पर हम हीट देते हैं या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है, तो क्या होता है कि एक जगह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस करंट या हीट को इस मटेरियल के दूसरे तरफ या दूसरे पार्ट में ले जाते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ें जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इस तरह से, उन चीज़ों को नाम दिया जाता है कंडक्टर्स का।
कंडक्टर्स क्या करते हैं, कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि एटम के साथ ये बंधे हुए नहीं होते। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन गर्माइश को या बिजली को किसी मटेरियल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाते हैं आसानी के साथ। तो इन चीज़ों को नाम दिया जाता है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उन चीज़ों को नाम दिया जाता है कंडक्टर्स का। जिस तरह हम लेते हैं मेटल्स को, जो आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये कंडक्टर्स हैं। और ये कंडक्टर्स क्या करते हैं, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गर्माइश और बिजली को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या करते हैं, हीट तो एक एनर्जी है, तो उसकी वजह से ये वाइब्रेट हो जाते हैं, ये हरकत शुरू करते हैं और नज़दीक वाले जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको भी ये हीट ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरीके से तीसरा, चौथा, और इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हरकत के ज़रिए से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इस हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं। तो इन्हें नाम दिया जाता है कंडक्टर्स का। इसके अलावा ऐसे मटेरियल्स भी है जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, उन मटेरियल्स को नाम दिया जाता है इंसुलेटर्स का। उन्हें नाम दिया जाता है इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, इंसुलेटर्स में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते तो क्या करते हैं कि इंसुलेटर्स में हीट या इलेक्ट्रिसिटी ये जो है ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जिस तरह इसका मिसाल हम क्या लेंगे इंसुलेटर्स का, रबर, ग्लास, शीशा है, रबर है, तो इसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी एक हिस्से से दूसरे में हरकत नहीं कर सकती क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इन चीज़ों को नाम दिया जाता है इंसुलेटर्स का। अब हम प्रॉपर्ली अपने चैप्टर नंबर 7 यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि हाउ एंड वाई डज लाइटनिंग अकर, यानी हवा में जो बिजली की चमक होती है बादलों में, तो वो क्यों होती है। इसकी एक वजह हम जो है जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्लाउड्स हैं यानी बादल हैं, तो ये बादल क्या करते हैं, ये बादल एयर के साथ रगड़ते हैं। रगड़ने की वजह से इन क्लाउड्स में या इनके सरफेसेस पर चार्ज पैदा होता है। उस चार्ज को चुन के ये चार्ज हरकत नहीं कर सकते, ये चार्ज सिर्फ उस सरफेस, उस जगह पर नमूदार होगा जिनकी रबिंग हो गई है, जिनकी रगड़ हो गई है, सिर्फ उस हिस्से पर ये चार्ज पैदा होगा। इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है स्टैटिक चार्जेस का या स्टैटिक चार्ज का। स्टैटिक का मतलब है जो हरकत न कर सके। अच्छा, ये इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बादल है, इनकी रगड़ हो गई, तो रगड़ने की वजह से इनका ऊपरी हिस्सा जो है इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि नीचे वाले हिस्सा जो निचला हिस्सा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, चूँकि तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके नज़दीक आने की वजह से इनमें लाइटनिंग जो है वो पैदा होती है। इसके अलावा ये तो इसके अंदर भी होता है। इसके अलावा अगर इसके नज़दीक दूसरा बादल का एक टुकड़ा आ जाए इस तरह से, तो इसका पॉजिटिव हिस्सा और इसका नेगेटिव हिस्सा, इन दोनों के दरमियान भी लाइटनिंग जो है वो अकर होती है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास है कि वाई डू वी यूज़ फ्यूज़ एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी घरों में फ्यूज़ जो है ये क्यों लगाया जाता है। फ्यूज़ क्या है, पिछले ज़मानों में इसे जो यूज़ किया जाता था, तो इस तरह से
शीशे का एक या प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता था, उसके अंदर सिर्फ एक छोटा पतला सा तार इस्तेमाल होता है। इस छोटे पतले तार को फ्यूज़ का नाम दिया जाता है। ये फ्यूज़ क्या करता है, जब करंट इससे पास होता और वो करंट इतनी ज़्यादा मकदार में आ जाता कि उससे ख़तरा बढ़ जाता कि कहीं पर ये जो इस्त्री है, हीटर है, दूसरी बिजली की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, बल्ब वगैरह, तो उसको ख़राब न करें। तो क्या होगा कि ये ज़्यादा बिजली की वजह से हीट पैदा होता है और हीट की वजह से चूँकि ये तार तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो ये क्या करता है, ये मेल्ट हो जाता है। जब वोल्टेज हाई होगा तो क्या होगा कि ये मेल्ट होता है और मेल्ट होने की वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और बिजली चली जाती है और हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, जो बिजली के कीमती आलात हैं, वो शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। तो ये फ्यूज़ का इस्तेमाल है। आजकल तो ये फ्यूज़ नहीं लगते, आजकल तो इसकी जगह सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि हाई वोल्टेज की वजह से वो खुद ब खुद जो है बिजली को बंद करता है। तो ये थी फ्यूज़ का इस्तेमाल। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यानी हाउ डज़ द क्रेन सेपरेट आयरन फ्रॉम द स्क्रैप। अगर कोई चीज़ है, इस तरह से गंदी चीज़ें हैं और उसमें आयरन मौजूद है, ठीक है, तो क्रेन क्या करता है, क्रेन इसमें से आयरन को किस तरह अलहदा करते हैं। तो क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मकनातीस जो बिजली की मदद से काम करता है, करंट की मदद से काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें लगा होता है। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट जो है ये आयरन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्रेन इनमें से सिर्फ आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। अब हम अपने चैप्टर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टर्म है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, जिसका इस्तेमाल हर जगह पर है। हर चीज़ आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वर कोई कर भी नहीं सकता। एक्चुअली ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की हरकत को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का। अच्छा, इसके दो अक़साम हैं, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब है साकिन, जो हरकत न करे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हरकत, चार्ज के हरकत को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एक एग्ज़ाम्पल हमने क्लाउड्स या बादल का पढ़ा। अब हम एक एक्टिविटी है जो कि पेज नंबर 93 पर मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल और मौज़ून है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए। कि मिसाल के तौर पर आप एक बालून लें, ठीक है, और एक कपड़ा लें, वूल का एक कपड़ा लें, ये इसके नज़दीक लाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि इस कपड़े से इस बालून को रगड़ा इस बालून को, तो क्या होगा, बालून जो है, बालून पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इस कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी अपोजिटली चार्ज्ड ये बन जाएंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इस कपड़े को अगेन इस बालून के नज़दीक लाए तो ये कपड़ा बालून को अपनी तरफ खींचेगा। ये इनके सरफेसेस के ऊपर है ये चार्ज, ये यहाँ से दूसरी जगह हरकत ये चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए इनके ऊपर जो चार्जेस मौजूद हैं वो चार्जेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसलिए इन्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है कि ये यहाँ से किसी दूसरी जगह तार वगैरह के ज़रिए से हरकत नहीं कर सकते। अच्छा, और सिर्फ सरफेसेस के ऊपर है। इस तरह हमने डिफिनीशन में लिखा है कि द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इस तरह से चार्ज का बनाना,
ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ सरफेसेस के ऊपर इस तरीके से रबिंग वगैरह के ज़रिए से चार्ज का बनाना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज फ्राम वन प्लेस टू अनदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये डेमो के ज़रिए से बनते हैं, फिर जो है ग्रिड स्टेशंस जाते हैं, वहाँ से जो है हमारे घरों में तारों के ज़रिए से आते हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा फ़ासला तय करके जो है हमारे घरों या कारखानों वगैरह में आती है। ये बिजली, इसमें ये जो चार्ज है ये हरकत के ज़रिए से आती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में मौजूद है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल है। अच्छा, एक और अहम टॉपिक है चार्ज, उसके बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या है? ये मैटर की वो ख़ासियत है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक मादा जो है वो एटम से बना होता है। एटम आम हालात में न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता। वजह क्या है कि हमेशा एटम में पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, यानी एक पार्टिकल की भी ख़ासियत जो है वो ज़्यादा नहीं होता। जब क्या होता है कि एटम के अंदर ये प्रोटॉन ज़्यादा होता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए, तो एटम में प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसके बरक्स ऐसा हो गया कि एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद कम हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा? इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज की ख़ासियत ज़्यादा हो गई, तो इस एटम पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो चार्ज मैटर की वो ख़ासियत है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ बन जाती है। जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, पेज नंबर 94 पर एक टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस की खसूसियात। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इनकी खसूसियात क्या होगी, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है और सिंपल भी है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी अगर दो ऐसे चार्जेस एक दूसरे के सामने लाए जाए जो कि सिमिलर हो, एक चीज़ पर भी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे और क्या होंगे, ये सिमिलर चार्जेस, ये चीज़ें एक दूसरे से दूर जो है चले जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो गया कि अपोजिट चार्जेस, एक चीज़ ऐसा है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्ज वाली चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो क्या होगा, जो सिमिलर चार्जेस हैं, जो चार्जेस एक जैसे हों तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, और जो मुखालिफ चार्जेस हो, यानी एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है पेज नंबर 95 पर, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में तो हमने पहले भी बोला। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्जेस फ़्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस के जाने को इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक करंट के जाने को कंट्रोल करता है एक स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच करंट के इस हरकत को कंट्रोल करता है कि कब हरकत करना है, कब इस हरकत को रोकना है। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वर्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रास्ते पर जिस तार में या जिस रास्ते पर जो करंट या चार्जेस फ्लो करता हो, उस रास्ते को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट का हम एक सिंपल मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है, तीन चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं।
ये काम करेगा। ये बल्ब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है, ये बिजली करंट मुहैया करता है। और स्विच क्या करता है, स्विच जो है इस करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर हम एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं जो कि पेज नंबर 96 पर मौजूद है। उसमें क्या है कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक बल्ब है, ठीक है। ये एक बल्ब है, ये वायर है और यहाँ पर लगा है एक स्विच, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर बैटरीज है, सेल्स है और ये स्विच के अंदर एक तार है। जब ये तार इस दूसरे हिस्से को टच करता है तो फ्लो, इससे करंट की फ़्लो स्टार्ट होगी और ये बल्ब जो है ये रोशनी देगा। तो इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का कौन सा किस्म है, ये है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट यानी सर्किट जो है वो मुकम्मल हो गया। इसे कंप्लीट सर्किट का नाम भी दिया जाता है, कंप्लीट सर्किट। और इसकी मदद से जो बिजली के आलात है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके बरक्स मिसाल के तौर पर ऐसा है कि ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और ये एक सर्किट बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर है मिसाल के तौर पर एक स्विच, एक सिंपल सा, और यहाँ पर सेल्स है, बैटरीज है वगैरह। जब हम इस वायर को अलहदा करते हैं यानी स्विच को, यहाँ पर स्विच ऑन जो हम कहते हैं, यहाँ पर स्विच ऑफ, ठीक है। स्विच ऑफ में क्या होता है कि ये वायर अलहदा हो जाता है और सर्किट में एक ब्रेक आ जाता है, ठीक है। सर्किट टूटता है, इसे नाम दिया जाता है ओपन सर्किट का, इसे नाम दिया जाता है ओपन सर्किट का। इससे क्या होता है कि इससे सर्किट में ब्रेक आ जाता है और यहाँ से जो फ़्लो ऑफ चार्जेस थी वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर चार्ज नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक एप्लियंस या बिजली की जो आलात है वो अपना काम नहीं करेगा। तो ये थी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सर्किट के लिए ये 3 बुनियादी चीज़ें और इसके अलावा क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक है पेज नंबर 97 पर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके बारे में और फ्यूज़ के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है, लेकिन एक शॉर्ट टच जो है वो देंगे मुख्तसर सा। कंडक्टर्स वो आलात हैं जिनसे करंट पास होती है। इंसुलेटर्स वो आलात हैं जिसमें से करंट पास नहीं होती। जिस तरह हम मिसाल लेते हैं मेटल्स का, तो मेटल्स से करंट पास होता है, आयरन से, ठीक है। और कॉपर है, गोल्ड है, इसके अलावा जो है चांदी है। तो इन चीज़ों से करंट पास होती है, तो इन चीज़ों को हम नाम देते हैं कंडक्टर्स का। इंसुलेटर्स वो चीज़ें हैं जिनसे करंट पास नहीं होते, जिस तरह प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, शीशा वगैरह, तो इनसे करंट पास नहीं होती। जिन चीज़ों से करंट पास नहीं होती उन्हें नाम दिया जाता है ग्लास का। वजह क्या है, जिस तरह हमने पढ़ा, वजह यह है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस करंट को एक हिस्से से या एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं। जबकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनमें से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो करंट है वो हरकत नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और टॉपिक है पेज नंबर 96 पर कि फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक पतला सा तार है, ठीक है, और ये उस जगह पर लगाया जाता है। ये मिसाल के तौर पर शीशे का एक मटेरियल है, तो इसमें शीशा या प्लास्टिक वगैरह से बना होता है इसका बाहर हिस्सा। इसके अंदर एक पतला सा तार लगाया जाता है। करंट जब अपने हद से ज़्यादा बढ़ता है तो ये तार पतला इसलिए लगाते हैं कि करंट अगर अपने हद से तजावुज़ कर जाए तो उससे तो फिर जो बिजली की सामानें हैं, बिजली के आलात हैं, उनके डैमेज का ख़तरा बढ़ता है कि उनके हर चीज़ एक ऐसे तरीके पर बनाया जाता है जिसमें से करंट की एक
ख़ास हद होती है। अगर उस हद से करंट तजावुज़ कर जाए तो वो चीज़ डैमेज हो जाता है और जल जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि ये तार पतला सा बनाया जाता है, तो करंट अगर एक्सीड कर जाए, अपने हद से तजावुज़ कर जाए, तो ये तार जो है ये मेल्ट होता है और इससे घर के बाकी चीज़ों में करंट का फ़्लो जो है वो बंद हो जाता है और बाकी जो बिजली के सामान और आलाते हैं वो बच जाते हैं। तो ये थी ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बारे में तमाम चीज़ें। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह पेज नंबर 100 पर मैग्नेट है और वो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स अ लॉट।